तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आपको याद होगा सैटरडे को मैंने कहानी ख़त्म करते हुए ये कहा था कि अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, और मंडे को खुशी खुशी हम लोग मिलेंगे क्योंकि संडे को इंडिया पाकिस्तान मैच था। और आज वाकई में खुश हूँ बहुत, और आप सभी खुश होंगे क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई के अंदर, और होस्ट और डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान, हालांकि ऐसी होस्ट जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में मुकाबला हो रहा था। और क्या मैच था। हालांकि जब इस मैच को पहली गेंद से लेकर आखिरी तक देखा तो जब इंडियन बैटिंग करने आई तो 242 इतना बड़ा स्कोर नहीं था। लेकिन वही है कि जब आप बहुत शिद्दत से मैच देखते हैं तो बस ये होता है कि अब विकेट ना गिरे, 100 बन जाए, पहले 125, फिर 150, 200 विकेट ना गिरे, और आखिर में 30-40 रन जब बचे तो लगता है कि हाँ चलो काम हो गया। ये हर क्रिकेट फैन जो कट्टर होते हैं उनके अंदर की यही भावना होती है। तो कायदे से जो मैच, अब मुझे लगता है जब मैच कल ख़त्म हुआ फिर मैं सोचने बैठा तो मुझे लगा कि तो बिल्कुल ही वन साइडेड मैच था। अगर आप उन पलों को हटा दें जब रोहित शाहीन शाह अफरीदी की यॉर्कर पर आउट हुए, उसके बाद फिर दूसरा विकेट गिरा। श्रेयस अय्यर शुरू में आके जिस तरीके से हार्ड हिटिंग खेलते हैं, लेकिन कल उन्होंने प्लान के तहत खेला तो ऐसा लग रहा था। फिर बांग्लादेश का मैच जो हुआ था उससे पहले हम लोग को अंदाज़ा था कि बीच में थोड़ी मुश्किल आती है, स्लो ट्रैक है, बॉल रुक कर आती है। लेकिन कल मैच ख़त्म होने के बाद लगा कि यह तो कुछ हुआ ही नहीं। कायदे से हमने वन साइडेड मैच जीता। कायदे से ये मैच एक तरह से बोरिंग ही कह दीजिए इसको आप। अब चूँकि जीत गए हैं तो ये सब बोल रहा हूँ, वरना उस वक्त तो हालत ख़राब थी क्योंकि बस जीतना है, आपको पता है। तो विकेट गिर नहीं रहे थे, आराम से सिंगल ईजिली बन रहा था। बस लास्ट में ये हो गया था कि मैच में तो कुछ बचा नहीं कि कोहली की सेंचुरी होगी कि नहीं, और हम सब की यही दुआ थी कि जब यहाँ तक पहुँच गए हैं दहलीज तक, तो दहलीज पार होनी चाहिए। और जिस तरीके से आके हार्दिक पांड्या ने पहले 1-2 शॉट मारा तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, 1-2 और मार देता तो वो रन ही कम हो जाते फिर जीतने के लिए, और कोहली की सेंचुरी के लिए रन ज़्यादा होते। लेकिन जब पांड्या आउट हुए तो आपने देखा होगा इंडियन फैन ने भी खूब तालियां बजाई पांड्या के आउट होने पर। फिर अक्षर पटेल ने एक सिंगल छोड़ा, उस पर भी तालियां बजी, और रोहित शर्मा खुद पवेलियन में बैठकर हंस रहे थे। और आखिर में विराट कोहली ने अपना 51st वनडे इंटरनेशनल, साथ ही 14,000 रन, फास्टेस्ट। सचिन तेंदुलकर ने जितने मैच खेले तो उससे करीब 67 मैच कम खेले और 14,000 रन बनाए। तो ये माइलस्टोन, और एक बड़े मैच के दौरान तो मैच लाजवाब, बिल्कुल वन साइडेड वैसे है, लेकिन जीत तो जीत होती है हमारी। और कमाल ये है कि इस मैच के साथ कि शायद पहली बार हुआ है कि 19 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हुआ, शुरुआत हुई। पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड वो मैच जीती, और 23 को दूसरा मैच पाकिस्तान का इंडिया से, इंडिया वो मैच जीती। और इस तरीके से एक रिकॉर्ड बन गया है कि सिर्फ किसी टूर्नामेंट के आगाज़ या शुरुआत के 4 दिन के अंदर अंदर होस्ट नेशन टूर्नामेंट से बाहर। इससे तेज़ी से कोई और देश शायद बाहर नहीं हुआ है। 19 को शुरुआत और 23 को लगभग पाकिस्तान बाहर। मैं 23 को इसलिए भी कह रहा हूँ कल, क्योंकि अब इफ बट बहुत सारी हो रही है कि नहीं अब भी पाकिस्तान आ सकती है। हालांकि वो कल पूछा भी गया पाकिस्तान के कैप्टन से, तो उसने भी साफ साफ कहा कि नहीं अब लगभग हम बाहर हैं, अब अंदर कैसे हो सकते हैं। तो बड़ा वो हिसाब किताब चल रहा है कि आज जो मैच चल रहा है वो आज बांग्लादेश जीत जाए तो बांग्लादेश के 2 पॉइंट हो जाएंगे, न्यूजीलैंड 2 पे रुक जाएगी। आखिरी मैच उधर न्यूजीलैंड, बांग्लादेश को पाकिस्तान से खेलना है, तो पाकिस्तान जीत जाएगी तो पाकिस्तान के भी 2 पॉइंट हो जाएंगे। इंडिया न्यूजीलैंड को हरा दे तो न्यूजीलैंड भी 2 पर ही रुक जाएगी। तो अब बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान तीनों 2-2 पॉइंट पर रुक जाएंगे। अब उनमें जिसका बेहतर रन रेट होगा वो ऊपर आएगी। इंडिया को कोई मतलब नहीं 4 पॉइंट के साथ, तो हम लगभग अंदर ही है। अब उसमें अभी तो पाकिस्तान बॉटम पर है रन रेट में भी, लेकिन कहा जा रहा है कि आखिरी मैच न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का है तो उसके सामने रन रेट होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ी वाली हैं। 1-8% को हो सकता है, लेकिन अब उम्मीद नहीं है।
तो कायदे से डिफेंडिंग चैंपियन और होस्ट नेशन बाहर। अब कहानी शुरू करूं उससे पहले बस 2-4 चीज़ें आपसे, चूँकि क्रिकेट में बोलने का कम मौका मिलता है आजकल। पिछले कई वक्त से ये कहा जा रहा पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग और उन्हीं के दम पे हम जीतेंगे। मैं बहुत सारे अलग अलग चैनल देख रहा था, जिसमें एक डीपी वर्ल्ड भी देख रहा था, और जो उसमें स्टैट्स थे वो आंखें खोलने वाले थे। लास्ट 5 मैच में पाकिस्तान के तीन प्रीमियर फास्ट बॉलर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह या फिर हारिस रऊफ, इन तीनों का जो एवरेज था पर विकेट लेने का वो 50, 55 एंड 60, मतलब एक विकेट लेने के लिए वो 50-55 से 60 रन दे रहे थे। 3 प्रीमियर बॉलर। अब अगर एक वनडे में 50 ओवर का मैच है और ये 3 अपना 10-10 का कोटा पूरा करते हैं तो 30 ओवर तो ही फेंकते हैं। इसका मतलब है 60% ओवर तो आप फेंक रहे हो, और आपके एवरेज ये है, और विकेट के नाम पे क्या है, 3 विकेट 5 विकेट ऐसी है, और रन पर विकेट 55-60। तो फिर आप कहाँ से जीतोगे? बैटिंग में आइए, बाबर को लेके पाकिस्तान में बड़ी ट्रोलिंग होती है, और मुझे देख के, हालांकि कल बाबर ने जिस तरीके से शुरुआत की तो लगा था आज टच में कुछ शॉट अच्छे भी मारे, लेकिन वही कहानी पुरानी, 20-22 रन बनाकर। तो बाबर, एक तो ये भी है कि पाकिस्तान के लिए मैच जीतना या अपने लिए मैच खेलना, दोनों में फ़र्क है। बाबर के ऊपर यही इल्ज़ाम लग रहा है कि वो अपना स्टैट्स देखते हैं, तो वो भी निकल लिए। अब आए रिजवान कैप्टन और सऊद, इन दोनों की पार्टनरशिप। 104 रन की पार्टनरशिप थी, लेकिन 104 रन बनाने के लिए इन्होंने 50 ओवर में से 24 ओवर इन दोनों ने खेल डाले। 144 बॉल्स खेले थे इन दोनों ने, 24 ओवर बनता है वो, और सिर्फ 104 रन बनाए 144 गेंद खेल कर। उस वक्त विकेट भी नहीं गिर रहा है। 24 ओवर आप खेल रहे हो, विकेट गिर नहीं रहा है, लेकिन आप रन बनाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो। डिसिप्लिन बॉलिंग थी। लेकिन यहाँ से यही सवाल उठता है कि ये लोग सब अपने लिए खेल रहे हैं। जितने भी पाकिस्तान के जो धुरंधर एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको सुन के उनकी राय अब तक पहुँचा रहा हूँ। और एक अपना देखिए, कोई फ़र्क नहीं है कितने रन हैं नहीं हैं। रोहित शर्मा अपने कैप्टन, दिल जीतने वाले, उनका एक ही स्टाइल, आओ प्रेशर डालो, मारो, जितने भी रन, आउट हो जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे वाले के लिए तो कुछ होगा। रोहित शर्मा ने कल आकर क्या, एक तो नसीम शाह पे जो अपना टिपिकल शॉट मारा था 6, कुछ अच्छे शॉट मारे पर आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कल क्लास देखा कोहली के अलावा शुभमन गिल में। शुभमन गिल ने जो 1-2 कवर ड्राइव और जो बेस्ट सबसे खूबसूरत शायद शॉट ऑफ द मैच था कल, वो जो उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव खेला था, लाजवाब। वो एक झलक थी, वो एक अच्छे, ऐसा शॉट खेलने के बाद बैट्समैन के कॉन्फिडेंस ने अगले कई मैचों के लिए बढ़ जाते हैं, और शुभमन गिल वैसे ही एकदम फॉर्म में। 3 हमारे स्पिनर थे, तीनों ने गजब। कुलदीप ने लास्ट स्पेल जो बॉलिंग की, और यही उल्टा देखिए कि पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर के दम पे उतर रहा है। स्पिनर जो एक ही स्पेशलिस्ट अबरार, और जिसने बस एक मैच में ढंग की जो बॉलिंग हुई है उसी ने किया। बाकी शाहीन शाह अफरीदी 78 या 75 रन दे चुका, रऊफ पिटा, नसीम शाह पिटे। पिच दुबई, माहौल स्लो, और उस पर क्या प्लानिंग और क्या टीम। सही मानों में मैं तो देख रहा हूँ ना पाकिस्तान में जो लोग सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पे वहाँ के लोग गालियाँ दे रहे हैं अपनी टीम को। हालांकि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन इस तरीके के जब आप खेलोगे तो फिर लोगों की तो वहाँ गालियाँ पड़ेंगी। लेकिन अपनी टीम इंडिया, मैंने कल कहा भी था सोशल मीडिया के ज़रिए कि बीच में जब अभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ हुआ या फिर न्यूजीलैंड ने आके हमें धोया, और जिस तरीके से विराट और रोहित चल नहीं रहे थे, तो बड़ा नाराज़ भी था उन लोगों से। लेकिन कल 1-2 उन्होंने मैच जिताकर, रोहित ने जो स्टार्ट दिया, जो कैप्टनशिप की, एक एंड से फास्ट बॉलर, एक एंड से स्पिनर लगातार, और विराट 51वीं सेंचुरी, तो दोनों से कल मेरी नाराज़गी दूर हो गई। क्योंकि कोई भी एक आईसीसी का टूर्नामेंट हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, वो मैच जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, और वो फिर जीते, शान से जीते। तो टीम इंडिया कॉन्ग्रेचुलेशन, और पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर को इस टीम की बधाई, मुबारकबाद। अब यही है कि आखिरी मैच है इस ग्रुप का 2 मार्च को न्यूजीलैंड से, जो शायद एक खाना पूर्ति होगी, और उसके बाद अब सिर्फ इतना ही रह जाएगा कि इस ग्रुप में टॉप कौन करेगा।
इंडिया और न्यूजीलैंड में से एक ही होगी अभी तक के हिसाब से। इंडिया न्यूजीलैंड को हरा देती है और दुबई में मेरा मानना है कि आसानी से हरा देना चाहिए, तो इंडिया ग्रुप में टॉप करेगी। अब उस ग्रुप के जो नंबर टीम सेकंड होगी उससे हमारा सेमीफाइनल होगा। लेकिन ये अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया को फाइनल भी दुबई में ही खेलना है, तो होस्ट नेशन पाकिस्तान, लेकिन सेमीफाइनल भी एक फाइनल भी अगर इंडिया पहुंची और पहुंचेगी इंशाल्लाह तो सब दुबई में होगा। लगता पाकिस्तान के स्टेडियम ऐसे खाली रह जाएंगे। तो ये थी कल के मैच की कहानी। अब आते हैं आज की अपनी असली कहानी पर। पिछले 42-43 दिनों से, बल्कि अब तो 3 दिन और बचा है, 26 आज 24 हो गया, आज कल परसों महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर। महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का आखिरी दिन, और उसके लेकर वहाँ पे ज़बरदस्त भीड़ है, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। पाप धोने और प्रायश्चित करने का ये सबसे बड़ा मौका महाकुंभ देता है। लेकिन कमाल देखिए, वही कहते हैं इंसानी दिमाग का कोई तोड़ नहीं है कि महाकुंभ में करोड़ों लोग, अब तक 60 करोड़ पार कर चुके हैं जो डुबकी लगा कर आए आस्था की। उनमें से एक शख्स 4 महीने पहले से, यानी कि ये शुरू हुआ जनवरी में, और उसने अक्टूबर से ही एक प्लान बनाना शुरू किया था कि महाकुंभ आ रहा है और महाकुंभ में जाना है। लेकिन पाप धोने के लिए नहीं, पाप करने के लिए जाना है। और उसकी गजब, मतलब सोच क्या कहें उसके दिमाग को। तो यहाँ महाकुंभ के मौके की तलाश में था कि अपनी पत्नी को कत्ल करे ले जाकर। एक और ऐसी कहानी है कि जब एक पति हनीमून के इंतज़ार कर रहा था कि हनीमून हो तब जाकर वो अपनी पत्नी का कत्ल करे। एनी दीवानी, ये कहानी कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। एनी दीवानी द हनीमून मर्डर, दिलचस्प कहानी, आप वहाँ इसे सुन सकते हैं। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। कहानी कुछ यूँ है कि 17 फरवरी को दिल्ली से एक शख्स, जो दिल्ली के एमसीडी म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, उसी का एक मुलाजिम नाम अशोक, अपनी बीवी से कहता है कि तुम्हें महाकुंभ में जाने का, और ये इस बार 140 साल के बाद ये महासंयोग बना है, तो तुम्हें मैं ले चलूँगा डुबकी लगाने के लिए। पत्नी उसकी मीनाक्षी बहुत खुश। अशोक और मीनाक्षी की शादी को करीब 25 साल हो चुके थे और दोनों के 3 बच्चे हैं। वो एमसीडी में काम करता है। तो उसने पत्नी से कहा कि मैं तुम्हें महाकुंभ ले चलूँगा। पत्नी को लगा कि यार इससे अच्छी चीज़ क्या होगी। अब पति पत्नी 17 फरवरी को दिल्ली से निकलते हैं और प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज पहुंचने के बाद ये दोनों संगम नोस पर डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने के बाद जब ये बाहर निकलते हैं, भीड़ काफ़ी थी, पुलिस वाले उन्हें एक तरफ भेजते हैं। तो वो झूसी वाला इलाका है, वो झूसी वही इलाका जहाँ आपको याद होगा बीच में जो भगदड़ मची थी, करीब 30-36 लोगों की मौत हो गई थी, उनमें झूसी में भी भगदड़ मची थी। तो इन पति पत्नी को पुलिस वाले डायरेक्शन बताते हुए कि इधर से आप जाइए, और वो निकल देते हैं। अब इन्होंने डुबकी लगाई थी शाम को डुबकी लगाने के बाद अब ये था कि रात कहीं आराम करें और सुबह जो है प्रयागराज से निकलकर वापस दिल्ली पहुंच जाए। अब रात कहाँ रुके, तो पति पत्नी अब वहाँ से निकलते हैं, झूसी के आगे जाते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं, प्रयागराज के 1-2 शख्स मिलते हैं, फिर उनसे बातचीत होती है कि कोई एक मिल जाए जहाँ रात को कम से कम आराम कर लें, 4-5-6 घंटे सुस्ता लें, फिर सुबह निकल जाएंगे। पूछते पूछते ये दोनों एक लॉज में पहुँचते हैं। ये लॉज ऐसा था कि एक घर था, जिस घर को ख़ासतौर पर बहुत सारे लोगों ने प्रयागराज में इस दौरान इसी महाकुंभ को देखते हुए अपने अपने घरों को कमरे किराए पर देने शुरू कर दिए, क्योंकि इतने करोड़ों की भीड़, आपका होटल या सरकारी इंतज़ाम नाकाफ़ी हो जाते और पैसे कमाने के मौके भी थे। तो
तो एक साहब जिनका अपना मकान था, उन्होंने उस मकान के सारे कमरे लॉज पर लगा दिए इन्हीं श्रद्धालुओं के लिए। तो अशोक और मीनाक्षी ढूंढते जा रहे हैं और ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो एक जगह पहुंचते हैं। अब अशोक इससे पहले भी एक दो जगह गया लॉज में, लेकिन वहाँ उससे पूछा गया कि भाई ठीक है आप ले लो, लेकिन आईडी, तो आईडी प्रूफ नहीं। तो उसने कहा ना मेरा है, ये मेरी पति पत्नी है, लेकिन आईडी प्रूफ नहीं। उन्होंने मना कर दिया। अब वहाँ के एक लोकल बंदे को इसने पकड़ा अशोक ने और कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ आईडी प्रूफ ना देना पड़े, क्योंकि हमारे पास है नहीं, हम भूल गए। वो भी लोकल था, उसने कहा कि यहाँ सामने एक लॉज है, तुम चले जाओ। वो वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा एक कमरा खाली है रात भर के लिए। दोनों ने पति पत्नी आई कार्ड आईडी वाईडी कुछ देखा नहीं, ना कोई फ़ोन नंबर लिया, क्योंकि वहाँ इसी तरह श्रद्धालु आते 4-6 घंटे रुकते फिर चले जाते, पीक सीजन चल रहा उनके लिए। तो वो दोनों को कमरा दे देता है और ये बात है 18 फरवरी की रात की। अब दोनों कमरे में जाते हैं, रात के करीब 9 बज चुके थे। इसके बाद सुबह सुबह अशोक उस लॉज से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद चला जाता है, वापस नहीं आता। इधर अब सुबह हो गई, तय वक्त के हिसाब से दोनों पति पत्नी को कमरा खाली करना था, क्योंकि बाकी लोगों को आना था। तो कमरा अभी तक खाली हुआ नहीं, रिसेप्शन में वो पहुँचे नहीं, 500 रुपये पेशगी दे चुके थे। तो उस लॉज का एक मुलाजिम कमरे में जाता है, नॉक करता है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दोबारा जाता है, दरवाज़ा खोलता है, अंदर दाखिल होता है। जैसे वो बाथरूम में जाता है उसकी चीख निकल पड़ती है। बाथरूम में चारों तरफ खून ही खून और एक महिला की लाश पड़ी हुई है। चीखता हुआ बाहर आता, बाकी लोगों को बताता है। बाकी लोग जाते हैं, उन्हीं में से कोई पुलिस को फ़ोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस पहुंचती है और पुलिस आने के बाद अब उस लाश को देखती है। लाश एक महिला की थी, गला उसका आधे से ज़्यादा कटा हुआ था। पुलिस लाश को कब्जे में लेती है, अस्पताल भेजती है। अब पता करती है कि भाई ये कौन है, कब आकर रुकी। तो जो भी रिसेप्शन पे था, एक ये टेम्प्रोरी लॉज घर को जैसे बना रखा था, तो वहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम भी नहीं था, ना CCTV कैमरा था। तो पता चला कि कोई रजिस्टर तो मेंटेन ही नहीं है। तो अब नाम कैसे पता चले, कहाँ से आया, ये पता नहीं। कोई आईडी प्रूफ देखा, कुछ जमा किया फ़ोटोकॉपी। उन्होंने कहा नहीं साहब, हम कहाँ, यहाँ पे तो लोग थके हारे आते हैं, कुछ घंटे गुजारते हैं और चले जाते हैं, तो हमने मांगा ही नहीं। अच्छा, पुलिस को भी लोकल पता है, इतने लोग आ रहे हैं कि कहाँ कौन आईडी क्या देखें। तो कुल मिला के कहानी ये कि अब एक महिला की लाश पड़ी है, 2 लोग यहाँ आए, लेकिन जिस लॉज में रुके उस लॉज के किसी भी मुलाजिम को और किसी को भी ये पता ही नहीं कि वो दोनों पति पत्नी थे भी कि नहीं थे। जिस महिला की लाश मिली उस महिला का नाम क्या था, जो उसके साथ आया था वो कौन था, मतलब ज़ीरो, कोई जानकारी नहीं। अब पुलिस लाश को कब्जे में लेती है, अस्पताल भेजती है और मोर्चरी में रख देती है। लाश की तस्वीर ले लेती है। अब चूँकि कुंभ में करोड़ों लोगों की मतलब आना जाना, पुलिस के ऊपर बहुत जिम्मेदारी। अब पुलिस वो लाश को भी और देख के ही था कि ये मर्डर का केस है। पुलिस ने कहा थोड़ा सा ये महाकुंभ खत्म हो तो इसके बाद इस केस को देखते हैं। अब लाश मुर्दा घर में है, आगे कोई तफ्तीश नहीं हो रही है। 18 के बाद 19, फिर 20 फरवरी की तारीख आई। 20 फरवरी को एक 21-22 साल का लड़का प्रयागराज पहुंचता है। प्रयागराज ट्रेन से जाता है, स्टेशन से बाहर उतरता है और पहले स्टेशन पे जो पुलिस थी उससे कहता है कि महाकुंभ में मेरी माँ आई थी डुबकी लगाने, पर वो लौटी नहीं, गायब हो गई है। और मेरे पापा ने ये कहा है कि हम साथ में थे, डुबकी लगाई और उसके बाद इस भीड़ में वो अचानक उसका हाथ छूटा और वो गायब हो गई। जब महाकुंभ में बहुत सारे लोग गुम होते हैं फिर मिल जाते हैं। तो उसने तस्वीर दिखाई, तो उसने पूछा कि कहाँ डुबकी उबकी लगाई। तब उसने कहा हाँ, ये पापा ने मेरे एक अपने मोबाइल पे एक वीडियो डाला था डुबकी के फ़ौरन बाद का, तो ये वीडियो है। उस रेलवे के पुलिस ने उस वीडियो को देखा और वीडियो देखकर घाट पहचान गया। उसने कहा कि देखो ये उधर झुंझुनू के पास जो है वहाँ जाओ, ये उसी एरिया का है। अब वो वहाँ से भेज देता, वो पहुँचता है उसी एरिया में। अब वो वहाँ जाने के बाद जब पुलिस वालों से मिलता है तो तस्वीर दिखाता है, कहता है कि ये मेरी मम्मी है और आई थी 17 फरवरी को
और उसके बाद से गायब हो गई। तो वहाँ के जो पुलिस के इंचार्ज थे वो तस्वीर देखते हैं, और वो तस्वीर देखते ही उन्हें कुछ याद आता है कि इस तस्वीर में जो महिला है इसको कहीं देखा है। थोड़ी देर तक सोचते हैं, फिर अचानक मुझे याद आता है कि एक लॉज में एक महिला की लाश मिली थी, उसकी तस्वीर ली थी, उसका चेहरा वो मिलता है। इत्तेफाक से वो तस्वीर उनके पुलिस वालों के पास थी। उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया और कहा कि वो तस्वीर लेकर आओ जो लाश जिसका मिला था। तो अब वो तस्वीर आती है, उस तस्वीर को उस लड़के को दिखाया जाता है। लड़का तस्वीर देखता है, कहता हाँ यही मेरी मम्मी है। अब सच्चाई जानकर वो रोने लगता है। खैर कुछ धोखा ना हो इसके बाद पुलिस उसको कहती है कि चलिए आप मोर्चरी मुर्दा घर में आप पहचान लीजिए। वो लड़का मुर्दा घर पहुंचता है। मुर्दा घर जाने के बाद जब लाश दिखाई जाती है तो वो कपड़ों से और बाकी चीज़ों से अपनी माँ को पहचान लेता है। माँ का कत्ल हुआ था। अब बेटा परेशान। इधर बेटा आया तो अब पुलिस को पहली बार पता चला मरने वाले महिला का नाम मीनाक्षी है, वो दिल्ली की है। और बेटे के बयान के हिसाब से उसकी माँ अपने पापा के उसके साथ 17 फरवरी को प्रयागराज आई थी संगम में डुबकी लगाने के लिए। 18 फरवरी तक सब ठीक था। 18 फरवरी को डुबकी लगाने के बाद उसके फादर ने संगम का एक वीडियो बनाया 28 सेकंड का। 28 सेकंड में उन दोनों की डुबकी की जो वीडियो थी, ज़्यादातर लोग, लाखों करोड़ों लोग अपने अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं। तो मीनाक्षी का भी ये वीडियो डुबकी लगाते हुए उसके फादर ने, यानी मीनाक्षी के पति ने, अपने मोबाइल के इस पे व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाया था। पुलिस ने कहा लेकिन तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो उसने कहा पापा का फ़ोन आया 20 तारीख को, बल्कि 19 तारीख को, और उन्होंने कहा कि देर रात फ़ोन आया कि अगर डुबकी लगा कर आए और तुम्हारी मम्मी गायब हो गई, हाथ छूट गया और यहाँ बहुत भीड़ है, ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रहा हूँ, परेशान हूँ। और फिर उन्होंने कहा तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ जब तक ढूंढूंगा नहीं लौटूंगा नहीं। पर बेटे ने कहा कि मुझे फ़िक्र हुई क्योंकि पापा भी परेशान है, मम्मी गायब है, उससे पहले भगदड़ की खबर सब सुन चुके थे, तो कुछ भी हादसा हो सकता है। तो बोला इसीलिए मैं प्रयागराज आ गया। अब जब पुलिस ने ये सारी कहानी सुनी तो फिर एक टीम को लगाई कि इस महिला के कत्ल की ज़रा पहले सुलझाओ। अब पुलिस की टीम उस लॉज के पास पहुंचती है। जब लॉज के पास पहुंचती है, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई एंट्री थी नहीं। उस लॉज को जाने वाले रास्तों पर कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे थे। तो पुलिस उस टाइमिंग के हिसाब से, जो लॉज वाले ने बताया कि ये लोग 18 फरवरी की रात को आए थे, उस टाइम के आगे पीछे की सीसीटीवी तस्वीरों को खंगालनी शुरू करती है। इत्तेफाक से 2 ऐसी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें मीनाक्षी नज़र आती है, उन्हीं कपड़ों में थी, और मीनाक्षी के ठीक पीछे एक शख्स नज़र आता है। अब जब वो तस्वीर पुलिस देखती है तो उसके बेटे को दिखाया जाता है। बेटे का नाम जो है अश्विन है, उम्र 22 साल। तो बेटा पहचान जाता है कि हाँ ये मेरे पापा हैं। उसके बाद उस तस्वीर को जब लॉज वाले को दिखाया जाता है कि ये बताओ उस रात ये जो 2 आए थे, पति पत्नी बता रहे थे, इनमें ये दोनों हैं। लॉज वाला पहचान जाता है कि हाँ साहब यही दोनों थे। तो असल में अशोक और उसकी वाइफ मीनाक्षी थे, यही दोनों पहुंचे थे। अब ये कंफर्म हो गया कि इस लॉज में अशोक अपनी पत्नी के साथ रुका था। तो क्या कत्ल अशोक ने किया? अब पुलिस के सामने ये सवाल था, लेकिन जब तक अशोक नहीं मिलता सवाल के जवाब मिलते नहीं। अब अशोक को पुलिस ढूंढ रही है, ना वो दिल्ली पहुंचा, ना कहीं प्रयागराज में, ना बेटे से कांटेक्ट कर रहा है। पुलिस का अब शक गहराया। फिर पुलिस ने चाल चली। उसने अश्विन से कहा कि तुम अपने पापा को फ़ोन करते रहो, मैसेज डालते रहो, और जैसे ही फ़ोन उठाए तो तुम्हें कुछ बात करनी है। पुलिस वालों ने बता दिया क्या बात करनी है। इत्तेफाक की बात है कि 2 रोज़ बाद अश्विन ने फ़ोन मिलाया, घंटी बज गई। अशोक ने फ़ोन उठाया। उसने कहा पापा मम्मी मिल गई है, आप यहाँ आ जाइए। तो अशोक को सारी जानकारी तो थी नहीं कि बेटा पुलिस तक पहुँच चुका है। वो सीधे कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, उसको बताता है किस जगह पे पहुँचना है। वो पुलिस वाले को बताता है। पुलिस वाले उस बेटे के साथ उस जगह पर सादी वर्दी में इंतज़ार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में अशोक वहाँ पहुँचता है और पुलिस उससे दबोच लेती है। दबोचने के बाद अब पुलिस उससे पूछताछ करती है। थोड़ी ही देर में वो सारा खुलासा कर देता है। अशोक मीनाक्षी की शादी को काफ़ी अरसा हो चुका था, लेकिन बाद में अशोक की ज़िंदगी में एक और महिला आ गई
ये बात मीनाक्षी को पता चली। मीनाक्षी उसे टोकती, उससे झगड़ती, और ये झगड़ा आए दिन का चलता रहता। अब चूँकि बच्चे बड़े हो गए थे तो अशोक को लगा क्या करूं, बट उसे ये भी था कि जब तक मीनाक्षी है तब तक उस दूसरी महिला से वो शादी भी नहीं कर सकता। तो रास्ते से हटाऊं तो पुलिस पकड़ लेगी। तभी वो ये सारी चीज़ें कर रहा था। इसी दौरान में सोशल मीडिया, अखबारों में महाकुंभ की तैयारियों की खबरें न्यूज़ चैनल पर, अखबारों में आने लगी कि इस बार महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद। महाकुंभ के पहले दिन जो शाही स्नान है उसमें इतने करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद। उसके बाद कब कब शाही स्नान, कौन कौन सा अखाड़ा, किस किस दिन ज़्यादा भीड़, ये सारी चीज़ें उसने देखना पढ़ना शुरू किया। और उसी दिन उसने तय किया कि इससे बेहतर मौका नहीं है। महाकुंभ में वो अपनी पत्नी को ले जाएगा और वो खुशी खुशी तैयार हो जाएगी आस्था की डुबकी लगाने के लिए, और उसी डुबकी के बहाने वो वहाँ एक नया पाप करेगा, अपनी पत्नी को मारेगा। इसके बाद पहले से ही सारी तैयारी, 17 फरवरी को पत्नी को लेकर प्रयागराज पहुंचा और जानबूझकर उसने वो इलाका चुना जहां सबसे ज़्यादा भीड़ है, जो झुनून बताया आपको। वहाँ पे इसने डुबकी लगाई शाम को। डुबकी लगाने के साथ वीडियो बनाया, वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने व्हाट्सएप पे डाला ताकि पूरे ख़ानदान को, सबको पता चले कि देखो दोनों डुबकी लगा चुके हैं, डुबकी ही लगाने आए थे और दोनों खुश हैं। इसके बाद वो वहाँ से निकला। अब उसका टारगेट ये था कि उसे किसी ऐसी छोटी जगहों पर कोई लॉज या कमरा लेना है, मतलब लॉज में जहाँ एक तो सीसीटीवी कैमरा ना हो और दूसरा कोई आईडी प्रूफ ना मांगे, क्योंकि आईडी प्रूफ देने से फिर खुलासा हो जाएगा। और उसने ये भी रेकी कर रखा था कि इतनी भीड़ है कि यहाँ छोटे छोटे जगहों पे लोगों ने अपने अपने घरों में किराए पे लोगों को रखना शुरू कर दिया। अब चूँकि वो प्रोफेशनल तो है नहीं, तो बस उन्हें पैसे का मतलब है, कुछ घंटों के लिए 500, 700, 1000 रुपये लेते हैं, कहते हैं रात गुजार लो, ये दिन में थके हुए 4-5 घंटे सुस्ता लो और चले जाओ। तो अब उसे ऐसी ही जगह, 2-4 जगह उससे पहले गया अपनी बीवी को लेकर 18 फरवरी की रात, लेकिन वहाँ लोगों ने आईडी प्रूफ मांगा, वो छोड़ दिया। फिर उसने कुछ जगह देखा सीसीटीवी कैमरा है, वो वहाँ से फ़ौरन भागा। आखिर में इस लॉज तक जब वो पहुँचा तो उसने देखा यहाँ आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और यहाँ कोई आईडी प्रूफ नहीं मांग रहा है। उसके लिए बेस्ट जगह थी। कमरे में जाता है, उसके बाद थोड़ा सा रात होने का इंतज़ार करता है। वाइफ इसकी जैसे ही बाथरूम में जाती है, पीछे से जाता है, चाकू अपने साथ लेकर चल रहा था। पूरे दिल्ली से जब ये महाकुंभ पहुंचा तो दिल्ली से ही चाकू लेकर चल रहा था कि पता नहीं प्रयागराज में चाकू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और उस रात मौका मिला, जैसे ही बीवी बाथरूम में गई, पीछे से गया और सीधे गले पर उस चाकू को घुमा दिया। जब उसे यकीन हो गया कि बीवी मर चुकी है, अपना सामान, बीवी के शिनाख्त की कोई भी ज़रूरी चीज़ थी वो सब उठाया और रात के अंधेरे में निकल गया लाश को छोड़कर, क्योंकि उसे पता था कि उसने शिनाख्त के नाम की कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। उसे ये भी पता था कि शायद महाकुंभ की इस भीड़ में कौन इस मर्डर की तफ्तीश करेगा। लेकिन बेटा पहुंच गया प्रयागराज और बेटे ने जब अपनी माँ की तलाश शुरू की तो कातिल बाप को पुलिस तक पहुंचा दिया। अब सोचिए, महाकुंभ जैसा मौका जहाँ लोग 140 साल बाद की बात हो रही है, पाप धुलने, प्रायश्चित करने जा रहे हैं, एक बंदा 4 महीने पहले से सोच रहा है कि महाकुंभ आएगा, मैं बीवी को ले जाऊंगा और उसी महाकुंभ में मारूंगा। उसने शायद ये भी सोचा होगा अगला कुछ आएगा तो फिर डुबकी लगा के ये पाप धो लूँगा, क्या पता उसके मन में ये चल रहा हो। खैर, ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज प्रियांक बिंद, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रियांक। और ये प्रदीप कुमार जी की पत्नी है। साथ ही जैनब माहिविश, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जैनब। और ये साकिबा की सिस्टर है। इसके अलावा कृष्णा वशिष्ठ का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कृष्णा। और ये करुणा एंड उम्मीद, इन दोनों की बिटियां हैं कृष्णा, बल्कि बेटे हैं। और भेजा इनकी बहन सलोनी शर्मा ने। इसके अलावा कंवरदीप का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कंवरदीप। और ये करण बारिया के भाई हैं। साथ ही आज काजल देवी एंड दिनेश यादव, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी काजल जी एंड दिनेश साहब। और भेजा पप्पू कुमार ने। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा,
तो इस औसम मौके को मिस मत करें, अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो कहानी में इसी के साथ आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।